मैडलिन के साथ जेनिथ तक की यात्रा में लगभग आधा घंटा लगा, पर मार्टिन को इतना समय किसी तूफानी बादल के समान भयावह और बोझिल जान पड़ा। उसे आने वाले एक एक क्षण से अलग अलग नहीं जूझना था, बल्कि 30 मिनट लंबा समय एक साथ उसके सामने खड़ा था। 2 मिनट बाद कहने वाली बात जब वह मन ही मन याद कर रहा होता, तो 2 मिनट पहले कही हुई अपनी भोंडी बात उसके कानों में सुनाई दे जाती। वह पूरी कोशिश कर रहा था कि मैडलिन का ध्यान अपने इस घनिष्ठ मित्र पर से हटाए रख सके जिससे वे मिलने जा रहे थे। कौन है यह आदमी जिससे हम मिलने जा रहे हैं? तुम उसके बारे में छिपा क्यों रहे हो? मार्टिन, सच बताना, तुम कहीं मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? खैर, मैं तुम्हें बता ही दूं, वह मर्द नहीं औरत है। ओह, तुम जानती ही हो, अपने काम से मुझे अक्सर अस्पतालों में जाना पड़ता है और जेनिथ के सार्वजनिक अस्पताल की कुछ नर्सों ने मेरी बहुत मदद की। इतना कहते कहते वह हाँफने लगा। खास तौर से वहाँ एक नर्स है जो विलक्षण है। वह रोगी परिचर्या के संबंध में बहुत कुछ जानती है। मुझको उसने इतनी कुछ काम की बातें सिखाई है कि मैं बता नहीं सकता। वह एक नेक लड़की है, मिस टोजर। उसका पहला नाम शायद ली या कुछ ऐसा ही है। उसके पिता उत्तरी डकोटा के एक बड़े आदमी हैं, काफ़ी धनी हैं। मेरा ख्याल है कि इस लड़की ने समाज सेवा की भावना से प्रेरित होकर ही नर्सिंग का पेशा अपनाया होगा। मैंने सोचा तुम दोनों एक दूसरे से परिचित होना पसंद करोगी। हाँ, मैडलिन की निगाहें बहुत दूर किसी चीज़ पर टिक गई थी। अरुचि की रेखाएं उसके चेहरे पर फैल गई थी। बेशक, मैं उससे मिलकर बहुत खुश होऊंगी। तुम्हारी कोई मित्र है वह? पर मार्ट, कहीं तुम उसके साथ इश्क तो नहीं लड़ा रहे हो? इन नर्सों के साथ ज़्यादा मेल जोल बढ़ाना अच्छा नहीं है। मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं जानती, लेकिन मैंने सुना है कि उनमें से कुछ नर्सें एक के बाद दूसरे मर्द की तलाश करती रहती है। हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें अभी बता दूं कि लोरा ऐसी नहीं है। मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ, लेकिन मार्टिकिस, कहीं ऐसा न हो कि ये नर्स तुमसे केवल अपना दिल बहलाती रहे। मैं तुम्हारे भले के लिए ही कहती हूँ। उनके पास दिल बहलाने के ऐसे कई साधन होंगे। तुम समझते हो कि तुम्हें औरतों के मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञान है, लेकिन मार्ट, जो सच कहती हूँ, कोई भी तेज औरत तुम्हें अपनी उंगली पर नचा सकती है। खैर, मेरा ख्याल है मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूँ। ओह, मेरा मतलब यह नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं इस टोजर नाम की लड़की को पसंद कर सकूंगी, क्योंकि तुमको वह पसंद है। लेकिन यह मत भूल जाना कि मैं ही तुम्हारी सच्ची प्रियतमा हूँ। मैंने सदा तुम्हें अपने अंतर्मन से प्यार किया है। यह सच है कि उसने किया था। इसलिए जब उसने मार्टिन के हाथ को अपने हाथों में थाम लिया, तो उसने आसपास बैठे मुसाफिरों की निगाहों की उपेक्षा कर दी। ल्योरा के विषय में उसने जो कुछ कहा था, उससे मार्टिन को गुस्सा तो आया था, पर अब वह इतनी हारी सी लग रही थी कि उसका क्रोध हवा हो गया। मार्टिन ने देखा कि लोरा उस दिन बहुत ही बेढंगे कपड़े पहनकर आई थी। उसने अपने बालों को अनाड़ी की तरह अपने हैट के भीतर खोंच रखा था। हैट भी क्या था, हैट नुमा चटाई की टोपी थी, लेकिन मार्टिन को उसके हैट और बालों की उतनी परवाह न थी। उसको तो जो चीज़ बुरी लगी वो थी उसकी शर्ट वेस्ट, जिसका तीसरा बटन ही गायब था। मार्टिन मन ही मन उसके इस पहनावे से खिंच गया था, क्योंकि मैडलिन के नीले रंग की चमकदार पोशाक के आगे उसकी यह पोशाक बहुत साधारण और भद्दी लग रही थी। ल्योरा को अधिक अच्छी तरह वस्त्राभूषण से सज धज कर आना चाहिए था। यह बात उसके मन में केवल इसलिए उठी क्योंकि वह ल्योरा को मैडलिन की अपेक्षा तनिक भी घटाकर नहीं देखना चाहता था। उसका स्नेह
ल्योरा को अपने आंचल में समेटकर अपने संरक्षण में लेने के लिए आतुर हो उठा। इसके साथ साथ वह मन ही मन सोच रहा था कि तुम दोनों को एक दूसरे से परिचित हो ही जाना चाहिए। मिस फॉक्स, मैं मिस टोजर से तुम्हारा परिचय कराना चाहता हूँ। ल्योरा और मैडलिन ने एक दूसरे से कोई विशेष बात नहीं की। मार्टिन उनको मार्ग दिखाता ग्रांड होटल के प्रसिद्ध भोजन कक्ष में ले गया, जो सन 1907 में जेनिथ का सर्वोत्तम होटल था, जिसमें मखमली कुर्सियाँ और चांदी के भारी बर्तन रखे हुए थे। हरे तथा सुनहरे रंग के वास्केट पहने हुए प्रौढ़ निग्रो बहरे इधर से उधर दौड़ भाग रहे थे। कितना शानदार कमरा है, ल्योरा ने चहकते हुए कहा। मैडलिन ने ऐसे देखा मानो वह भी इसी बात को अधिक लंबे शब्दों में कहने का इरादा रखती है, लेकिन उसने भित्ति चित्रों पर एक बार फिर अपनी दृष्टि डाली और कहा, हाँ, लेकिन यह बहुत बड़ा है। मार्टिन बैरे को खाने की चीज़ों का ऑर्डर दुखते मन से दे रहा था। उसने इस अय्याशी के लिए किसी तरह $4 का इंतज़ाम किया था और इसी में से बैरे को टिप भी देनी थी। अच्छे भोजन का उसका स्टैंडर्ड यही था कि उसे $4 इस मद में खर्च कर देने हैं। मेनू कार्ड को देखता हुआ वह सोच नहीं पा रहा था कि क्या मंगवाए, जबकि बैरा उसके कंधों के पीछे ऑर्डर की प्रतीक्षा में खड़ा था। तभी मैडलिन बड़ी औपचारिक निम्रता के साथ बोली, मिस्टर एरोस्मिथ ने मुझे बताया है कि आप नर्स हैं। मिस टोजर, हाँ, नर्स का ही काम कर रही हूँ। क्या आपको नर्सिंग का पेशा दिलचस्प लगता है? हाँ, यह दिलचस्प तो है। मेरा ख्याल है कि दूसरों को कष्ट में राहत पहुँचाना एक अच्छा काम है। जहाँ तक मेरे काम का सवाल है, मैं अंग्रेजी साहित्य में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री के लिए शोध कार्य कर रही हूँ। उसने इसको कुछ ऐसे लहजे में कहा मानो वह पीएचडी नहीं लेने जा रही, किसी अरल का पद प्राप्त करने जा रही है। बहुत रूखा और निष्पक्ष भाव से किया जाने वाला काम है। मुझे अंग्रेजी भाषा के उद्भव और विकास का सांगोपांग अध्ययन करना है और कुछ इसी तरह के अन्य काम करने हैं। आप तो प्रायोगिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं, इसलिए आपको यह काम बेतुका सा लगेगा। हाँ, हो सकता है ऐसा। नहीं, यह ज़रूर बहुत ही दिलचस्प होगा। क्या आप जेनिथ की रहने वाली हैं, मिस टोजर? नहीं, मैं एक छोटे से कस्बे, उसे मुश्किल से ही कस्बा कहा जा सकता है, उत्तरी डकोटा की रहने वाली हूँ। ओह, उत्तरी डकोटा। हाँ, पश्चिम की ओर। अच्छा, अच्छा। आप क्या इधर पूर्व में कुछ समय तक रुकेंगी? ठीक यही बात मैडलिन के एक चचेरे भाई ने उससे कही थी और मैडलिन को उसकी यह बात पसंद नहीं आई थी। जी नहीं। हाँ, लेकिन कुछ समय तक तो मैं यहाँ हूँ ही। आप आपको क्या यह जगह अच्छी नहीं लगी? क्यों नहीं? यह काफ़ी खूबसूरत है। बड़े शहरों में तो देखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता। बड़ा? खैर, यह तो अपने अपने दृष्टिकोण पर निर्भर है। मैं तो न्यूयॉर्क जैसे शहर को बड़ा कहती हूँ, लेकिन आपके उत्तरी डकोटा के मुकाबले तो यह बड़ा ही है। अपने कस्बे से बड़ा और आकर्षक होने के कारण ही शायद यह आपको अच्छा लगता है। जी हाँ, इससे उसकी तुलना ही क्या। बताइए तो सही, आपका उत्तरी डकोटा है कैसा? इन पश्चिमी राज्यों के बारे में मेरे मन में सदा से कुतूहल रहा है। मैडलिन ने यह दूसरी बात अपने चचेरे भाई की नकल की थी। इसको देखकर आप क्या सोचती हैं? आपका आशय मैं ठीक से समझी नहीं।
मेरा मतलब है कि इस नगर को देखकर आपको कैसा लगा। यहाँ पर गेहूँ और स्वीडिश शलजम काफ़ी पैदा होता है, लेकिन मेरा मतलब है, मेरा अनुमान है, आप पश्चिमी लोग हम पूर्वी लोगों की तुलना में बहुत ही शक्तिशाली और स्फूर्तिमय होते हैं। मैं नहीं कह सकती, हाँ संभव है ऐसा होता हो। जेनिथ में तो आप काफ़ी लोगों को जानती होंगी। नहीं, मेरा परिचय बहुत कम लोगों से है। क्या आप डॉक्टर बिचहॉल से मिल चुकी हैं? वे आपके अस्पताल में ऑपरेशन करते हैं। बहुत नेक आदमी हैं। सर्जन तो उतने अच्छे नहीं हैं, किंतु है बड़े प्रतिभाशाली। गायक तो वे गजब के हैं। उनका खानदान भी बहुत इज्जतदार माना जाता है। नहीं, उनसे मिलने का सुअवसर अभी तक मुझे नहीं मिल पाया है। ल्योरा ने मिमियाती सी आवाज़ में कहा। आप उनसे ज़रूर मिलिए। वे टेनिस के बहुत शानदार खिलाड़ी हैं। लखपतियों की ओर से दी जाने वाली दावतों में उनको बराबर निमंत्रित किया जाता है। वे बहुत फुर्तीले और चुस्त दुरुस्त आदमी हैं। मार्टिन ने अब पहली बार टोका। क्या कहा? चुस्त दुरुस्त? और वह, उस आदमी के पास तो दिमाग नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। मैंने चुस्त उस अर्थ में नहीं कहा जिस अर्थ में तुमने समझा। यह कहकर मैडलिन फिर ल्योरा की ओर उन्मुख हो गई और मार्टिन अकेला पड़ गया। मैडलिन ने पहले से भी अधिक उत्सुकता और उल्लास के साथ ल्योरा से पूछा कि क्या वह कॉरपोरेशन के वकील के लड़के को, अमुक हैट की दुकान को और अमुक क्लब को जानती है? कॉक्स से वान एंटिप और वार्ड्सवर्थ जैसे लोगों के विषय में जो जेनिथ के सामाजिक नेता माने जाते थे और एडवोकेट टाइम्स के सामाजिक कॉलमों में जिनके नाम प्राय नित्य ही चर्चित होते थे। मैडलिन ऐसे बात कर रही थी जैसे वह उन्हें काफ़ी नज़दीक से जानती हो। बड़े लोगों से उसकी इस घनिष्ठता का परिचय पाकर मार्टिन भी आश्चर्यचकित था। निश्चय ही ल्योरा ने इन बड़े बड़े लोगों का नाम तक नहीं सुन रखा था। न उसने कभी ऐसी संगोष्ठियों, ऐसे भाषणों और ऐसी कवि गोष्ठियों में भाग ही लिया था जिनमें मैडलिन की सारी शानदार शामें बीतती थी। कुछ क्षण सोचने के बाद मैडलिन फिर बोली, खैर यह बताइए, अस्पताल में आकर्षक और मोहक डॉक्टरों तथा दूसरे लोगों से मिलने जुलने के बाद आप लोगों को लेक्चर तो फीके लगते होंगे। इसके बाद उसने लोरा से बात करना छोड़कर प्रोत्साहन देने की भंगिमा के साथ मार्टिन को देखा और कहा, तुम क्या बता रहे थे? खरगोशों पर कोई और प्रयोग करने की योजना बना रहे हो? मार्टिन गंभीर था। यही मौका था जब वह अपनी बात कह सकता था। मैडलिन, तुम दोनों को मैंने इसलिए मिलाया क्योंकि मैं अपने को दोष मुक्त सिद्ध करने के लिए कोई बहाना नहीं बनाना चाहता। मैं ऐसा किए बिना रह न सका। मैं तुम दोनों से प्रेम करता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ। मैडलिन सहसा उठ खड़ी हुई। इतनी गर्वीली और इतनी सुंदर वह कभी नहीं दिखाई दी थी। उसने उन दोनों की ओर स्थिर दृष्टि से कुछ क्षणों तक देखा और फिर बिना एक शब्द बोले ल्योरा के कंधे को उसने छुआ और चुपचाप ल्योरा को चूम लिया। मुझे तुम्हारे लिए दुख है। अब तुम्हें एक काम मिल गया है मेरी प्यारी बच्ची। इतना कहकर वह चल दी। जाते समय उसके कंधे गर्व से सीधे थे। शंकित, भयभीत मार्टिन सकते में आ गया। वह आंख उठाकर ल्योरा की ओर देख न सका। उसने अपने हाथ पर ल्योरा के हाथ का स्पर्श महसूस किया। उसने आंखें ऊपर उठाई। वह मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें प्रसन्नचित्त मुद्रा में मार्टिन का उपहास सा कर रही थी। सैंडी, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि मैं तुम्हें त्याग नहीं रही हूँ। मैं मान लेती हूँ कि तुम उतने ही बुरे हो जितना वह कहती है। मैं यह भी मानती हूँ कि मैं मूर्ख हूँ
और तुम चालाक, फिर भी तुम मेरे हो। मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि अगर तुम अब किसी और से फंसे तो तुम्हारे हक में ठीक न होगा। मैं उस चुड़ैल की आंखें बाहर निकाल लूँगी, समझे? अब तुम अपने बारे में भी फितूर में मत रहो। मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ तुम काफ़ी स्वार्थी हो, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं। तुम मेरे हो, केवल मेरे। मार्टी ने अस्फुट स्वर में कई बातें कही जो उस अवसर पर कही जा सकती थी। कुछ सोचकर ल्योरा ने कहा, मैं ज़रूर यह महसूस करती हूँ कि तुम और वह जितने निकट थे, मैं और तुम उससे अधिक निकट हैं। शायद तुम इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद करते हो, क्योंकि तुम डरा धमका कर मुझसे काम करा सकते हो। मेरे ऊपर तुम्हारी धौंस चल सकती है, क्योंकि मैं तुम्हारी पिछलगू बन सकती हूँ और वह कभी तुम्हारी पिछलगू नहीं बन सकती थी। मैं यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे कार्य तुम्हारी दृष्टि में मुझसे भी अधिक महत्व रखते हैं। संभव है तुम्हारा काम खुद तुमसे भी ज़्यादा महत्व रखता हो, लेकिन मैं गँवार हूँ, सीधी-सादी हूँ और वह ऐसी नहीं है। मैं तुम्हारी अनन्य प्रशंसिका हूँ। क्यों है ऐसा, यह तो ईश्वर जाने, पर मैं तुम्हारी प्रशंसा करती हूँ, जबकि उसमें इतनी समझदारी है कि वह तुझसे अपनी प्रशंसा करवा सकती है और तुझे अपना पिछलगू बना सकती है। नहीं, मैं सौगंध खाकर कहता हूँ ल्योरा, मैं तुम्हें इसलिए पसंद नहीं करता कि तुम पर अपनी दोस्त जमा सकता हूँ और उस पर नहीं। मैं सौगंध खाता हूँ, यह बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। और तुम कभी यह मत सोचना कि वह तुमसे अधिक चतुर और समझदार है। वह कैंची की तरह जुबान जरूर चलाना जानती है, लेकिन ओह, उसका जिक्र अब बंद करो। तुम मुझे मिल गई हो, मेरा नया जीवन आज से शुरू हुआ।